हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। लैब असिस्टेंट की टॉपिक वाइज में ये मैप प्रोजेक्शन की क्लास होगी। ठीक है, ये जो क्लास है वो लैब असिस्टेंट के लिए है, क्योंकि लैब असिस्टेंट में एनसीईआरटी का जो टॉपिक दिया हुआ है उसमें जितने प्रोजेक्शन हैं केवल उन्हीं के क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। बाकी प्रोजेक्शन तो बहुत सारे हैं, खमध्य प्रक्षेप है, बेलनाकार प्रक्षेप के बहुत सारे प्रकार हैं। इसके अलावा कॉनिकल जो प्रोजेक्शन है उसके बहुत सारे टाइप हैं। उन सबको हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, हम केवल जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वही पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैप प्रोजेक्शन की क्लास होगी, ये टॉपिक वाइज एमसीक्यूज होंगे इसमें। इसमें मैं पहले ही बता देता हूँ आपको, अगर किसी ने मैप प्रोजेक्शन वाला टॉपिक नहीं पढ़ रखा है तो इस क्लास को मत लीजिएगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आपको समझ में नहीं आएंगी। अगर आपने मैप प्रोजेक्शन वाला टॉपिक पढ़ रखा है तो ही इस क्लास को अटेंड करना, वरना मत करना। ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है। आप एक तरह से हमें कह सकते हैं कि मैप प्रोजेक्शन से रिलेटेड जितने भी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं एनसीईआरटी के अंदर से, वो सारे मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं। ठीक है, बाइलिंगुअल होंगे क्वेश्चन, हिंदी में भी होंगे और इंग्लिश में भी होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा पहला क्वेश्चन। मानचित्र प्रक्षेप वह विधि है जिसमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को ग्लोब से समतल सतह पर स्थानांतरित किया जाता है। यह असर्शन जो है क्या वो सही है? कथन सही है कि मानचित्र प्रक्षेप वह विधि है जिसके द्वारा हम अक्षांश और रेखाओं का, देशांतर रेखाओं का जो जाल होता है ग्लोब पर, उसको हम केवल समतल सतह पर स्थानांतरित करते हैं। क्योंकि पृथ्वी एक पूर्णतः समतल सतह है, इसलिए किसी भी विकृति के बिना इसे कागज पर उतारा जा सकता है। पहला बात तो रीजन यहीं पर गलत हो गया। पृथ्वी जो है पूर्णतः समतल सतह नहीं है, ये ग्लोब है, गोलाकार है, स्फेरिकल है। ठीक है, और ये किसी भी विकृति के बिना इसे कागज पर नहीं उतारा जा सकता, तो यहाँ पर भी ये गलत है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ए के अंदर वो हो जाएगा सी। पहले के अंदर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा कि ए तो सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट, इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़िए आप लोग, इसका आंसर दीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो जल्दी जल्दी आपको आंसर करना है। आपने टॉपिक पढ़ा है तो ही इस क्लास को अटेंड करना, वरना मत करना, क्योंकि इसमें हम जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि लगभग 85 के आसपास एमसीक्यूज हैं जो कि एक चैप्टर से बने हैं। हालांकि मैंने हर एक लाइन से जो है वो क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है। आपको मतलब ये क्लास देखने के बाद लैब असिस्टेंट के लिए प्रोजेक्शन वाली क्लास के लिए जो टेंशन है वो छोड़ देनी है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से सही कथनों का सही समूह चुनिए। आपको सही कथन बताने हैं। देखो, ग्लोब पृथ्वी का सर्वाधिक उपयुक्त प्रतिरूप है, सही बात है। पृथ्वी को रिप्रेजेंट करने का सबसे उपयुक्त साधन जो है वो क्या है? ग्लोब है। रेखा जाल, जिन्हें हम ग्रेटिक्यूल कहते हैं, केवल देशांतर रेखाओं से बनते हैं? नहीं, इन इसमें अक्षांश रेखाएं भी होती है प्लस देशांतर रेखाएं भी होती है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। अक्षांश समानांतर रेखाएं होती है, ये सही बात है। देशांतर रेखाएं भूमध्य के समानांतर होती है। देशांतर रेखाएं खड़ी होती है और भूमध्य रेखा कैसे? इस तरीके से। तो अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के समानांतर है, नहीं कि देशांतर रेखा। तो ये कथन गलत हो गया। 2 और 4 हमारा कथन जो है सही हो जाएगा। 2 और 4 देखिए कहाँ पर है। ओनली केवल 2 और 4, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वृहत वृत्त यानी ग्रेट सर्कल के बारे में सही है? ग्रेट सर्कल के बारे में सही है। यह दो बिंदुओं के बीच की सर्वाधिक दूरी दर्शाता है? नहीं, ग्रेट सर्कल जो है वो दो बिंदुओं के बीच में निकटतम दूरी को दर्शाता है। इसका उपयोग केवल स्थल परिवहन में किया जाता है? नहीं, यह दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को दर्शाता है। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ग्रेट सर्कल जो है वो दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को दर्शाता है। नेक्स्ट, ग्लोब पर अक्षांश एवं देशांतर वक्र होते हैं। ग्लोब पर अक्षांश एवं देशांतर वक्र होते हैं, लेकिन मानचित्र पर वे सीधी या वक्र रेखाओं में बदल जाते हैं। मानचित्र पर वे सीधी या वक्र रेखाओं में बदल जाते हैं। ग्लोब एक विकासनीय सतह है जिसे बिना विकृति के समतल किया जा सकता है। पहली बात तो ग्लोब जो है वो डेवलपेबल सरफेस नहीं है, नॉन डेवलपेबल सरफेस है। अगर इसे हम
डेवलप करने की कोशिश भी करेंगे तो बहुत सारी विकृतियां आ जाएंगी। ठीक है, तो ये कथन भी हमारा गलत हो गया, तो ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यथाकृतिक प्रक्षेप, कॉन्फॉर्मल प्रोजेक्शन, या इसे हम कहते हैं ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन, इसे हम ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन भी कह सकते हैं। ये जो इंग्लिश वाले नाम है ना, वो भी आप लोगों को ध्यान रखने हैं कि ऑर्थोमॉर्फिक को हम यथाकृतिक प्रक्षेप भी कह सकते हैं। इसके बारे में सही कथन कौन सा है? देखो, यह क्षेत्रफल को समान रखता है, यह क्षेत्रफल को समान नहीं रखता, यह आकृति को समान रखता है। यह आकृति को विकृत कर देता है, नहीं, ये आकृति को विकृत नहीं कर देता, वो समान रखता है। यह धरातल की वास्तविक आकृति बनाए रखता है। यह धरातल की वास्तविक आकृति बनाए रखता है, तभी तो इसका नाम क्या है, यथाकृतिक प्रक्षेप प्रक्षेप, या इसे हम कॉन्फॉर्मल प्रोजेक्शन या ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, कॉन्फॉर्मल प्रोजेक्शन या ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन की मुख्य विशेषता यह है कि यह कोणों और आकृतियों को स्थानीय स्तर पर सही रूप में दर्शाता है। इसका अर्थ है कि छोटे क्षेत्र की शेप सही रहती है, भले क्षेत्रफल और दूरी में विकृति आ जाए। क्षेत्र जो आकृति है, शेप है, वो सही रहना चाहिए, भले ही क्षेत्रफल और दूरी में क्या है, विकृति उत्पन्न हो जाए, लेकिन आकृति सही होनी चाहिए। यह इक्वल एरिया एरिया प्रोजेक्शन नहीं है। पहली ये लाइन तो आपको ध्यान रखना है, इसलिए क्षेत्रफल संरक्षित नहीं रखता है। यह आकृति को विकृत नहीं करता, बल्कि शेप को प्रिजर्व करता है। ठीक है, यह आकृति को प्रिजर्व करता है, रोके रखता है, जबकि क्षेत्रफल और दूरी को विकृत कर देता है। दिशा भी सही रहती है, इसलिए नेविगेशन में कॉन्फॉर्मल प्रोजेक्शन का उपयोग होता है। ये लाइन आप लोगों को ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट लाइन है। ऑर्थोमॉर्फिक प्रक्षेप में दिशाएं जो है वो सही रहती है, ऑलमोस्ट दिशाएं क्या रहती है, सही रहती है, इसलिए नेविगेशन और कॉन्फॉर्मल प्रोजेक्शन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्केटर प्रक्षेप के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हालांकि आपको ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, लेकिन उसकी जो लैंग्वेज होगी ना, वो अलग होगी, आप उसमें भी आंसर देने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। चलिए, रंभ रेखा मर्केटर प्रक्षेप पर सीधी रेखा के रूप में दिखाई देती है। मैंने कहा था अगर आपने प्रक्षेप का चैप्टर नहीं पढ़ा है तो इस क्लास को मत देखना, ठीक है। तो ध्यान रखना, मर्केटर प्रक्षेप पर क्या खींची जाती है, रंभ रेखा खींची जाती है, और वो सीधी रेखा के रूप में होती है, ध्यान रखना। इसे हम लेक्सोड्रोम भी कहते हैं, इसे हम क्या कह देते हैं, लेक्सोड्रोम भी हम इसे कह देते हैं। ठीक है, रंभ रेखा स्थिर दिशा को दर्शाती है, यही बात है। रंभ रेखा जो है एक स्थिर दिशा को दर्शाती है, दिशाएं विचलित नहीं होती है, एक स्थिर दिशा दिखाती है, जिसके सहारे सहारे नावें जो है नौ संचालन किया जाता है। ठीक है, रंभ रेखा और वृहत व्रत हमेशा एक दूसरे के समान होते हैं, नहीं, वृहद व्रत एक दूसरे के समान नहीं होते, रंभ रेखा एक दूसरे के समान नहीं होते। ठीक है, रंभ रेखा दिशा बताती है, वृहत व्रत क्या बताता है, न्यूनतम दूरी दर्शाता है। तो ये गलत हो गया, समान नहीं है। नौ संचालन में रंभ रेखा उपयोगी थी, सही बात है। तो एक, दो और चार हमारे क्वेश्चन ये हो गए, एक, दो और चार का है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एक, दो और चार सही है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ रंभ रेखा के बारे में। रंभ रेखा मर्केटर प्रक्षेप पर सीधी रेखा के रूप में दिखाई देती है, ये बात सही है। मर्केटर प्रक्षेप की विशेषता है कि इसमें रंभ लाइन यानी कि लॉक्सोड्रोम सीधी रेखा के रूप में दिखती है। रंभ रेखा स्थिर दिशा कांस्टेंट बियरिंग को दर्शाती है, कथन भी सही है। रंभ लाइन की किसी भी मेरिडियन को समान कोण पर काटती है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। रंभ रेखा जो है वो किसी भी मेरिडियन, मेरिडियन का मतलब होता है किसी भी देशांतर को समान कोण पर काटती है, इसलिए यह स्थिर दिशा बनाए रखती है। ठीक है, ये लाइन जरूर ध्यान रखना। रंभ रेखा और वृहत्तम वृत्त हमेशा समान नहीं होते। ग्रेट सर्कल शॉर्टेस्ट पाथ दिखाता है, सबसे नजदीक निकटतम, जबकि रंभ लाइन स्थिर दिशा दिखाती है, इसलिए दोनों अलग अलग हैं। नौ संचालन में रंभ रेखा उपयोगी होती है, नेविगेशन में कांस्टेंट बियरिंग बनाए रखना आसान होता है, इसलिए रंभ लाइन का उपयोग किया जाता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मर्केटर प्रक्षेप का उपयोग नौ संचालन के रूप में किया जा सकता है, नौ संचालन के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन एंड रीजन वाला है। समक्षेत्र प्रक्षेप, समक्षेत्र प्रक्षेप जिसे हम बोलते हैं इक्वल एरिया प्रोजेक्शन। इक्वल एरिया प्रोजेक्शन में मानचित्र का प्रत्येक क्षेत्रफल ग्लोब के समतुल्य क्षेत्रफल के बराबर होता है, एकदम करेक्ट बात है। समक्षेत्र प्रक्षेप में ग्लोब पर जिस तरीके का क्षेत्रफल है, उसी क्षेत्रफल को सुरक्षित रखते हुए वो मानचित्र पर दर्शा दिया जाता है, ये इसकी विशेषता है। इस प्रकार के प्रक्षेप में आकृति और दिशा दोनों भी पूर्णतः सुरक्षित रहती है। नहीं, इस तरह के, एक मिनट, समक्षेत्र प्रक्षेप में
आकृति और दिशा दोनों भी पूर्णतः सुरक्षित रहती है, ये कथन भी हमारा क्या है, सही है। नहीं, ये सही नहीं है। हाँ, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। देखो, समक्षेत्र प्रक्षेप में केवल जो क्षेत्रफल होगा वो सही होगा, बाकी आकृति और दिशा में विकृति आ जाएगी, पूर्णतः सुरक्षित नहीं होंगे, उनमें क्या आ जाएगी, विकृति आ जाएगी। इसलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए सही हो जाएगा, जबकि आर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आकृति और दिशा को सुरक्षित रखने का जो गुण होता है वो ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन का होता है, न कि इक्वल एरिया प्रोजेक्शन का। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानचित्र प्रक्षेप की आवश्यकता को सही ढंग से बताता है? विच स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन द नीड फॉर मैप प्रोजेक्शन? देखो, मानचित्र प्रक्षेप की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि ग्लोब पर क्षेत्रों की तुलना करना सरल होता है? नहीं, ग्लोब पर क्षेत्रों की तुलना करना सरल नहीं होता है। क्योंकि पृथ्वी चपटी है? नहीं, पृथ्वी चपटी नहीं है। क्योंकि ग्लोब एक विकासनीय सतह नहीं है। एकदम करेक्ट बात है। ग्लोब जो है वो डेवलपेबल सरफेस नहीं है, वो नॉन डेवलपेबल सरफेस है, ध्यान रखना। इस लाइन को ध्यान रखना। ग्लोब इज ए नॉन डेवलपेबल सरफेस। ओके, उसका विकास नहीं किया जा सकता कि भाई उसको बीच में से काट दिया और फैला करके हमने देख लिया कि भाई मैप बन गया, उसमें दरारें, रिंकल्स आ जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ। मानचित्र प्रक्षेप की आवश्यकता हमें हमें इसीलिए पड़ती है क्योंकि ग्लोब एक विकासनीय सतह नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, मानचित्र प्रक्षेप बनाते हैं। इस क्वेश्चन का मतलब ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रेखा जाल ग्रेटिट्यूल के बारे में, ग्रेटिक्यूल, ग्रेटिक्यूल बोलते हैं रेखा जाल जो होता है जिसमें अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती है, उसे ग्रेटिक्यूल कहा जाता है, रेखा जाल को। इसके बारे में आपको क्या बताना है, असत्य बताना है। यह अक्षांश और देशांतर रेखाओं से बनता है, एकदम करेक्ट है। यह मानचित्र निर्माण में सहायक होता है, ये भी करेक्ट है। इसमें सभी रेखाएं परस्पर समानांतर होती हैं। यह पृथ्वी को खंडों में विभाजित करता है, ये भी सही है। इसमें सभी रेखाएं जो है वो परस्पर समानांतर नहीं होती, इसमें केवल अक्षांश जो होते हैं वो समानांतर होते हैं, जबकि देशांतर समानांतर नहीं होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो है असत्य कथन वो सी हो गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया। ग्रेटिक्यूल रेखा जाल अक्षांश और देशांतरों से मिलकर बना यह मानचित्र निर्माण में सहायक होता है, पृथ्वी को खंडों में विभाजित करता है, लेकिन इसमें सभी रेखाएं समांतर नहीं होती है। अक्षांश आपस में समानांतर होते हैं, देशांतर ध्रुवों पर मिलती हैं, इसलिए वो समानांतर नहीं होते हैं। ठीक है, अगर आपने मैप प्रोजेक्शन वाली क्लास, अगर मैं कहूँ मैप प्रोजेक्शन का चैप्टर पढ़ा हुआ है तो ही आप इस क्लास को लेना, वरना मत लेना, मैं फिर से कह रहा हूँ। मानचित्र प्रक्षेप में किसी न किसी रूप में विकृति अपरिहार्य है। देखो, ग्लोब पर जिस तरीके की हमें आकृतियां दिखाई जाती है, अगर हम उस सेम आकृति को समतल सतह पर उतारेंगे तो कहीं ना कहीं विकृति जरूर आएगी। उसे हम अवॉइड नहीं कर सकते कि भाई साहब हम बिना विकृति लाए एक मैप तैयार कर दिए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। विकृति उसमें आती ही आती है, इसका मतलब ये कथन जो है वो सही हो गया। क्योंकि गोलाकार सतह को समतल सतह पर बिना विकृति के नहीं उतारा जा सकता। तो कारण भी क्या है, सही है। ग्लोब क्या है, गोलाकार सतह है, और उस गोलाकार सतह को अगर हम समतल सतह पर उतारेंगे तो विकृति जरूर आएगी। तो असर्शन भी सही है और रीजन, इसका रीजन भी सही है, मतलब ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के एग्जाम में, तो तैयार रहिएगा। यहाँ पर फिर से असर्शन रीजन है। मानचित्र प्रक्षेप बनाने के लिए पृथ्वी का एक लघु मॉडल तैयार किया जाता है। मानचित्र प्रक्षेप बनाने के लिए पृथ्वी का एक लघु मॉडल तैयार किया जाता है जिसे मिनिएचर अर्थ कहा जाता है, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। ऐसा तो है नहीं कि भाई साहब पूरी पृथ्वी के चारों तरफ अंतरिक्ष में जाकर के हम वहां पर कागज लपेटेंगे और उससे जो चित्र आएगा उससे फिर हम प्रक्षेप बनाएंगे ना। उसके जैसी, पृथ्वी के जैसी ही एक हम लघु मॉडल बनाते हैं जिसे मिनिएचर अर्थ कहा जाता है। और इस मॉडल, यह जो मॉडल होता है वो पूर्णतः चपटा होता है नहीं, ये मॉडल जो है पूर्णतः चपटा नहीं होता। ये पृथ्वी की भांति ही क्या होता है, गोलाकार होता है, लधवक्ष गोलाब की आकृति में होता है। ठीक है, जिससे किसी भी प्रकार की विकृति नहीं आती, एकदम करेक्ट, गलत आंसर है। तो ए सही है और आर गलत है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 11वें के अंदर। ये मॉडल जो है वो पूर्णतः चपटा नहीं होता है। ठीक है, ये गोलाकार होता है, स्फेरिकल होता है। नेक्स्ट,
12वां नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के समानांतर होती हैं। एकदम करेक्ट है। सभी अक्षांश रेखाएं समान लंबाई की होती है। नहीं, सभी अक्षांश रेखाएं समान लंबाई की नहीं होती है। सबसे बड़ा जो अक्षांश रेखा होगा, वृहत वृत्त जिसे हम कह सकते हैं, वो होगा भूमध्य रेखा। और उसके बाद में जो भी लाइनें होंगी, जैसे कि मतलब 1 डिग्री की अगर अक्षांश रेखा की लाइन कहें तो वो भूमध्य रेखा से छोटी होगी, और जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे इन अक्षांश रेखाओं की लंबाई जो है वो छोटी होती चली जाएगी। तो सभी अक्षांश रेखाएं समान लंबाई की नहीं होती। ठीक है। ध्रुवों पर अक्षांश बिंदु के रूप में पाए जाते हैं। एकदम करेक्ट बात है। ध्रुवों पर अक्षांश रेखाएं नहीं होती है। ध्रुव जो होता है 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ, वो एक क्या है, बिंदु है, पॉइंट है। तो एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। अक्षांशों का मान 0 डिग्री से 180 डिग्री तक होता है। नहीं, अक्षांशों का मान 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण तक ही होता है, 180 नहीं होता। तो ये कथन भी गलत हो गया। मतलब 1 और 3 हमारे कथन से ये ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन याम्योत्तर यानी कि मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड यानी कि किसकी बात हो रही है यहाँ पर, देशांतर की बात हो रही है। मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, देशांतरों की बात हो रही है। देशांतरों की बात हो रही है। देशांतरों के बारे में सही क्या है? ये भूमध्य रेखा के समानांतर होते हैं, समांतर होते हैं? नहीं, दे आर पैरेलल टू द इक्वेटर, नॉट, दे आर सेमी सर्कल्स फ्रॉम वन पोल टू द अदर। एकदम करेक्ट बात है। एक पोल से दूसरे पोल तक जब हम जाते हैं तो ये अर्धवृत्त बनाते हैं। तो दो अर्धवृत्त मिलकर के एक पूर्ण वृत्त बनाते हैं। मतलब आमने सामने के, ग्लोब के आमने सामने के जो देशांतर होते हैं वो जब मिलते हैं तो एक पूर्ण वृत्त बनाते हैं। इससे पहले वो क्या होते हैं, अर्धवृत्त होते हैं, जो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक जाते हैं। ये कथन सही है। ये कभी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। एकदम करेक्ट बात है। ये कभी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। दे नेवर इंटरसेक्ट, दे नेवर इंटरसेक्ट, वो एक आपस में मिल जाते हैं। ठीक है। तो ये कथन भी हमारा गलत हो गया। ये सभी समान दूरी पर होते हैं। नहीं, ये सभी समान दूरी पर नहीं होते। भूमध्य रेखा पर इनकी दूरी ज्यादा होती है और ध्रुवों तक पहुंचते पहुंचते इनकी दूरी कम होती चली जाती है। तो ये भी कथन गलत हो गया। ठीक है। ये ध्रुवों पर जाकर के मिल जाते हैं, ये समानांतर नहीं होते, इसलिए ये तीसरा कथन भी गलत हो गया। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, दो विपरीत याम्योत्तर मिलकर ग्लोब पर एक पूर्ण वृत्त बनाते हैं। अभी हमने देखा एकदम कथन से सभी याम्योत्तर भूमध्य रेखा के समानांतर होते हैं। तो ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 15वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्रीनविच याम्योत्तर के बारे में सही है? जो ग्रीनविच मेरिडियन है, ग्रीनविच लाइन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जिसे हम कह देते हैं, उसके बारे में आपको करेक्ट कथन बताना है। यह 90 डिग्री देशांतर पर स्थित नहीं है, 0 डिग्री पर है। तो यह कथन गलत हो गया। इसे संदर्भ देशांतर के रूप में लिया जाता है। जो भी देशांतर देखे जाते हैं उसके लिए संदर्भ जो रेखा मानी जाती है वो ग्रीनविच लाइन ही मानी जाती है। तो ये कथन हमारा सही हो गया। यह भूमध्य रेखा के समानांतर होता है, नहीं होता। यह ध्रुवों से नहीं गुजरते, गुजरता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है आपको। देखो, सभी याम्योत्तर, याम्योत्तर का मतलब होता है देशांतर, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। सभी याम्योत्तर या सभी देशांतर ग्लोब की धुरी को समकोण पर काटते हैं। सभी याम्योत्तर ग्लोब की धुरी को समकोण पर काटते हैं। हाँ, ग्लोब की धुरी ये है और ये समकोण पर काटते हैं। एकदम करेक्ट बात है। कोई भी प्राकृतिक मध्य याम्योत्तर नहीं होता। देयर इज नो नेचुरल सेंट्रल मेरिडियन। ग्रीनविच इज टेकन एज सेंट्रल मेरिडियन फॉर कन्वीनियंस। ऑल मेरिडियंस आर अनइक्वल लेंथ। नहीं, इक्वल लेंथ के होते हैं। ये कथन असत्य है। ऑप्शन नंबर डी। सभी मेरिडियंस क्या हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं, अर्धवृत्त बनाते हैं सारे के सारे। ठीक है। और समान लंबाई के होते हैं। असमान लंबाई के तो अक्षांश होते हैं, ना कि देशांतर। ठीक है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। बाकी
कोई भी प्राकृतिक मध्य याम्योत्तर नहीं होता है, हमें पता है कि प्राकृतिक मध्य याम्योत्तर नहीं है, हमने बनाया हुआ है मध्य याम्योत्तर, उसको हमने क्या नाम दिया है, 0 डिग्री नाम दिया है, ठीक है। इसके अलावा एक कथन तो सही हुई कि ग्रीनविच को सुविधा के लिए मध्य याम्योत्तर बनाया गया। मध्य याम्योत्तर मतलब याम्योत्तरों को पढ़ने के लिए, देशांतरों को पढ़ने के लिए हमने ग्रीनविच को एक सुविधा के लिए मध्य याम्योत्तर माना। तो ये तीनों कथन क्या है, सत्य है, और डी हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट 17वां क्या राइट आंसर देखना है आपको। मानचित्र प्रक्षेपों में कुछ मूल गुणों को संरक्षित रखने का प्रयास किया जाता है, प्रयास किया जाता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे गुण मूल नहीं रहते हैं, लेकिन कुछ गुणों को तो मूल रखने का प्रयास किया जाता है। जैसे जिसमें आकृति सुरक्षित रख ली तो उसमें दिशा, या और आकृति सुरक्षित रख ली जिस उसमें क्षेत्र बिगड़ जाएगा, ठीक है। ऐसे कुछ मूल गुणों को संरक्षित रखने का प्रयास किया जाता है, सही बात है, क्योंकि इनमें दूरी, आकृति, क्षेत्रफल और दिशा शामिल होते हैं, एकदम करेक्ट बात है। जो मूल गुण होते हैं, मूल गुणों में क्या क्या शामिल होता है, मूल गुणों में शामिल होता है दूरी, आकृति, क्षेत्रफल और दिशा, और इन्हीं मूल गुणों को सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाता है। तो ये कथन भी इसका सही है और कारण भी सही है, व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोब का मूल गुण नहीं है जिसे प्रक्षेपों में संरक्षित किया जाता है। देखो, मूल गुणों के बारे में अभी हमने बात की थी। कौन कौन से मूल गुण थे, मूल गुण थे दूरी, आकृति, क्षेत्रफल और दिशा। इन मूल गुणों को सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाता है, लेकिन ऐसा कौन सा गुण है जिसे सुरक्षित रखने का प्रयास नहीं किया जाता है, और वो एक तरह से ग्लोब का मूल गुण भी नहीं है। तो दूरी है, आकृति है, दिशा है, रंग नहीं, रंग नहीं है मूल गुण। इसको संरक्षित रखने का प्रयास नहीं किया जाता है मैप में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षेत्रफल का सही मापन ग्लोब का एक मूल गुण है, एकदम करेक्ट बात। क्षेत्रफल का सही मापन किया जाता है ग्लोब पर। सभी प्रक्षेपों में सभी गुण पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं, नहीं। एक गुण सुरक्षित रहता है तो दूसरा गुण बिगड़ जाता है, दूसरा गुण सुरक्षित रहता है, तीसरा और चौथा गुण बिगड़ जाता है। तो किसी सभी प्रक्षेपों में सभी गुण पूरी तरह सुरक्षित नहीं रह पाते। किसी प्रक्षेप में कुछ गुणों को प्राथमिकता दी जाती है, सही बात है, कुछ गुणों को ही प्राथमिकता दी जाती है, बाकी अगर दूसरा गुण विकृत हो रहा है तो हो जाने दो। दूरी, दिशा, आकृति और क्षेत्रफल में आपसी टकराव होता है, एकदम करेक्ट बात है। ये कभी भी आपस में एक साथ नहीं आ सकते। दूरी कहीं पर सही है तो दिशा गड़बड़ हो जाएगी, दिशा गड़बड़ है तो कहीं आकृति गड़बड़ हो जाएगी, आकृति सही है तो कहीं क्षेत्रफल गड़बड़ हो जाएगा, क्षेत्रफल सही है तो दिशा सही हो जाएगी, और दूरी और आकृतियां गड़बड़ हो जाएंगी, ठीक है। तो ये इनमें आपसी टकराव होता ही रहता है। तो 1, 3 और 4 सही है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन, 20वें नंबर का राइट आंसर बताना है। अक्षांश रेखाएं ध्रुवों की ओर जाते जाते छोटी हो जाती हैं, एकदम करेक्ट बात है। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा 0 डिग्री है, और जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाएंगे उनकी जो साइज है वो कम होती चली जाएगी, मतलब उसकी जो लंबाई है वो छोटी होती चली जाएगी, और छोटी होते होते ध्रुव पर तो एक पॉइंट रह जाती है केवल। क्योंकि पृथ्वी एक गोलाकार पिंड है, इसीलिए अक्षांश रेखाएं ध्रुवों की ओर जाते जाते छोटी हो जाती है, एकदम करेक्ट है। ए और आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 21, संदर्श प्रक्षेपों की बात की जा रही है यहाँ पर। आई होप आपने संदर्श प्रक्षेप पढ़े होंगे, जिन्हें हम पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन कहते हैं। संदर्श प्रक्षेपों का निर्माण विकासनीय पृष्ठ पर ग्लोब के रेखा जाल को छाया डालकर किया जाता है, एकदम करेक्ट बात है। संदर्श प्रक्षेपों का विकास कैसे किया जाता है, जब हम प्रकाश के स्रोत के आधार पर देखते हैं तो संदर्श और असंदर्श और रूढ़ प्रक्षेपों में उसको डिवाइड किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। इनमें संदर्श जो प्रक्षेप होते हैं वो सरफेस पर सरफेस पर ग्लोब के ऊपर उपस्थित रेखा जाल को रेखा जालों का छाया डाल करके फिर तैयार किया जाता है, तो उन्हें हम संदर्श प्रक्षेप कहते हैं, एकदम करेक्ट बात है। इन प्रक्षेपों में किसी प्रकाश स्रोत का उपयोग नहीं होता है। भाई, संदर्श प्रक्षेप बनाने के लिए प्रकाश स्रोत का उपयोग किया जाता है, और यहाँ पर क्या दे रखा है, नहीं किया जाता। तो ये कथन क्या हो गया, गलत हो गया, मतलब ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 21वें में। क्वेश्चन नंबर 22,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्या है भाई? बाकी ऑप्शंस बाकी, पहले हम कथन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। असंदर्श प्रक्षेप प्रकाश स्रोत के बिना बनाए जाते हैं, सही बात है। संदर्श प्रक्षेप प्रकाश के स्रोत के आधार पर बनाए जाते हैं। असंदर्श प्रक्षेप बिना प्रकाश के बनाए जाते हैं। जो संदर्श प्रक्षेप हुए होते हैं, उन्हें गणितीय संक्रियाओं से मॉडिफाई करके असंदर्श प्रक्षेप बनाया जाता है। तो ये कथन हो गया सही। गणितीय या रूढ़ प्रक्षेपों की उत्पत्ति गणितीय सूत्रों से होती है, एकदम करेक्ट है। संदर्श प्रक्षेपों का प्रक्षेपित प्रतिबिंब से कोई संबंध नहीं होता। प्रतिबिंब से ही तो संबंध होता है भाई, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शंस का। जब लाइट का जब लाइट पड़ती है लॉन्गिट्यूड्स पर लेटीट्यूड्स पर, तो लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड्स की छाया किस पर पड़ती है? सतह पर पड़ती है, प्रतिबिंब पड़ता है, तब जाकर के संदर्श प्रक्षेप बनता है। और यहाँ पर जो संबंध नहीं है बता रहा है, तो ये तो कथन गलत हो गया। रूढ़ प्रक्षेपों का प्रतिबिंब से कम संबंध होता है, एकदम करेक्ट बात है। रूढ़ प्रक्षेपों का संबंध गणितीय क्रियाओं से होता है। हालांकि इनका संबंध होता है, क्योंकि हम पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शंस को ही कन्वेंशनल प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करते हैं आगे जाकर के, लेकिन वो पूरी डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते। संबंध होता है लेकिन कम संबंध होता है, ये गणितीय संक्रियाओं के द्वारा बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन रूढ़ प्रक्षेपों का प्रतिबिंब से कम संबंध होता है, एक कथन भी सही है। 1, 2 और 4 सही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकासनीय पृष्ठ नहीं है? विकासनीय पृष्ठ नहीं है, देखो ग्लोब जो है वो विकासनीय पृष्ठ नहीं है, वो नॉन डेवलपेबल सरफेस है। तो शंकु एक विकासनीय पृष्ठ है। ग्लोब पर हम शंकु लगाते हैं, फिर उसकी छाया पकड़ वगैरह गिरती है और उसको हम सीधा कर लेते हैं, तो विकासनीय पृष्ठ हो जाता है। बेलन को हम विकासनीय पृष्ठ कह सकते हैं, बेलन को चारों तरफ लपेट करके फिर प्रोजेक्ट करके और फिर उसको हम सीधा कर सकते हैं। गोले को हम सीधा नहीं कर सकते, गोला विकासनीय प्रश्न नहीं है, जबकि समतल सतह भी विकासनीय प्रश्न है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गोला एक विकासनीय प्रश्न नहीं है। नेक्स्ट, गोलाकार सतह विकासनीय प्रश्न नहीं होती है, क्योंकि इसे बिना सिकोड़े या फाड़े समतल नहीं किया जा सकता, एकदम करेक्ट है। इसे बिना सिकोड़े या फाड़े समतल नहीं किया जा सकता, एकदम करेक्ट है। तो इसमें में ए भी असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। ठीक है, तो ए हमारा कथन यहाँ पर सही हो जाएगा। गोलाकार सतह का विकासनीय प्रश्न नहीं है, क्योंकि इसे बिना सिकोड़े या फाड़े समतल नहीं किया जा सकता। निम्नलिखित में से कौन सा बेलनाकार प्रक्षेप के निर्माण से संबंधित है? चलो ये देखते हैं। थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं ताकि क्वेश्चन आपको दीजिए। निम्न में कौन सा बेलनाकार प्रक्षेप के निर्माण से संबंधित है? समतल सतह ग्लोब को ध्रुव पर स्पर्श करती है, नहीं। बेलनाकार जो प्रक्षेप में जो समतल सतह होती है वो ग्लोब ध्रुव पर स्पर्श नहीं करती है, वो भूमध्य रेखा के आसपास स्पर्श करती है। एक बेलन ग्लोब के चारों ओर लपेटा जाता है, सही बात है। एक शंकु ग्लोब के केंद्र पर रखा जाता है। शंकु बेलनाकार प्रक्षेप की बात हो रही है, तो शंकु की तो कोई बात ही नहीं हो रही यहाँ पर। प्रकाश स्रोत अनंत दूरी पर रखा जाता है, नहीं। प्रकाश स्रोत जो है वो अनंत दूरी पर नहीं रखा जाता है, तो डी भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकु प्रक्षेप में ग्लोब के चारों ओर शंकु लपेटा जाता है, सही बात है। शंकु को काटकर खोलने पर चपटे कागज पर प्रक्षेप प्राप्त होता है। शंकु प्रक्षेप में ग्लोब के चारों ओर शंकु लपेटा जाता है, हाँ। और जब हम शंकु को काट कर खोलते हैं तो चपटे कागज पर एक प्रक्षेप प्राप्त हो जाता है हमें। ऑप्शन नंबर ए सही है। ए भी सही है, आर भी सही है, और ए आर की व्याख्या आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से खमध्य अजीमुथल प्लेन प्रक्षेप के बारे में सही कथन कौन सा है? अजीमुथल, पहली बात तो ध्यान रखना, एकदम बहुत खतरनाक बात है। मर्केटर प्रक्षेप भी एक तरह से अजीमुथल प्रक्षेप की कैटेगरी में आता है। ठीक है, इसमें बेलन का प्रयोग होता है। अजीमुथल में बेलन का प्रयोग कहाँ पर होता है? नहीं होता इसमें बेलन का प्रयोग नहीं। इसमें शंकु का प्रयोग होता है, नहीं। इसमें समतल सतह पर ग्लोब को स्पर्श करती है, सही बात है। एक प्लेन
सरफेस होती है वो जो कि ग्लोब को टच करती है और अजीमुथल प्रक्षेप बन जाता है। देखो, एक तो होता है शंकु प्रक्षेप जिसमें शंकु को ग्लोब के चारों तरफ लपेटा जाता है। एक होता है बेलनाकार प्रक्षेप जिसमें बेलन को ग्लोब के चारों तरफ लपेटा जाता है। लेकिन जो अजीमुथल होता है उसमें लपेटा नहीं जाता, उसमें केवल सरफेस को ऐसे रख, जैसे मान लो ये ग्लोब है और इस ग्लोब के ऊपर केवल इस प्लेन कागज को ऐसे रख दिया, बस ऐसे रखा जाता है। या तो ऐसे रखा जाता है या फिर ऐसे रखा जाता है या फिर ऐसे रखा जाता है। ठीक, रखा जाता है, लपेटा नहीं जाता, स्पर्श ही करवाया जाता है केवल। ठीक है, ओके। इसीलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये एकदम जो कैरेक्टर है अजीमुथल प्रोजेक्शन का, जिसे हम पोलर प्रोजेक्शन भी कह देते हैं, ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट, विकास, यदि विकासनीय पृष्ठ भूमध्य वृत्त को स्पर्श करता है तो वह किस प्रकार का प्रक्षेप कहलाता है? भूमध्य वृत्त को स्पर्श करने वाला विकासनीय पृष्ठ बेलनाकार प्रक्षेप कहलाता है। ये रहा, विषुवतीय या अभिलंब जिसे हम कहते हैं। ध्यान रखना, बेलनाकार प्रक्षेप या अभिलंब प्रक्षेप। अभिलंब अगर नाम आ जाए तो कंफ्यूज मत होना। अभिलंब प्रक्षेप कहाँ पर टच होता है? भूमध्य रेखा पर। तिर्यक जो होता है उसमें प्लेन सरफेस से लगाई जाती है, ऐसे ऐसे रख दिया जाता है बस केवल 45 डिग्री के आसपास। और ध्रुवों पर भी ऐसे सरफेस को रख दिया जाता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा उसमें? सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 29, यदि विकासनीय पृष्ठ ध्रुव पर स्पर्श करता है तो उसे ध्रुवीय प्रक्षेप कहते हैं। एकदम करेक्ट बात है। उस स्थिति में सभी यामित्र समांतर बन जाते हैं। नहीं ध्रुवीय प्रक्षेप में, मैं गोल बनाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो ये ध्रुवीय प्रक्षेप बना रहे हैं, ठीक है, ध्रुव के ऊपर हमने पृष्ठ को रख दिया, तब जाकर के ध्रुवीय प्रक्षेप बन गया। लेकिन जब हम बात करते हैं देशांतरों की, तो देशांतर जो होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, एक दूसरे के समानांतर नहीं होते हैं, जबकि वो ध्रुव का जो केंद्र होता है उससे बाहर की तरफ ऐसे निकलते हुए जाते हैं। क्योंकि हमें पता है ध्रुवों पर जो देशांतर है वो पास पास रहते हैं, और जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा की तरफ जाएंगे जाएंगे वो एक दूसरे से दूर होते चले जाते हैं, वो समानांतर नहीं होते। ठीक है, ध्यान रखना। तो इस स्थिति में सभी यामित्र समांतर बन जाते हैं। नहीं, ये रीजन जो है वो गलत हो जाएगा। तो ए सही है और आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30। ये डबल डबल पार्ट में कैसे डिवाइड हो गया? निम्नलिखित में से कौन सा भूमंडलीय गुण नहीं है, प्लेनेटरी प्रॉपर्टी का नहीं है, वो बताना है आपको। देखो, क्षेत्रफल प्लेनेटरी प्रॉपर्टी है। ठीक है, प्लेनेट का एक क्षेत्रफल है, प्लेनेट पर दिशाएं होती है, प्लेनेट पर दूरी होती है, लेकिन वायुमंडल में तापमान होता है, भूमंडल पर नहीं। समझ गए? प्लेनेट प्लेनेट की अगर मैं बात करूं पूरी, तो प्लेनेट में एटमॉस्फेयर भी आता है, लेकिन यहाँ पर किसकी बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है भूमंडलीय गुण की। और भूमंडलीय जो गुण होता है वो तापमान नहीं होता, ये वायुमंडलीय गुण होता है, भूमंडलीय गुण नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेक्स्ट टाइम से मैं थोड़ा सा छोटा कर दूंगा क्योंकि इनके बीच में जो डिस्टेंस है ना वो बहुत ज्यादा है, वो नेक्स्ट टाइम में कम कर दूंगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समक्षेत्र प्रक्षेप को होमोलोग्राफिक प्रक्षेप भी कहा जाता है। सही बात है, एकदम करेक्ट बात है। इसका जो दूसरा नाम है वो भी आप लोग ध्यान रखें, समझे? यथाकृतिक प्रक्षेप क्षेत्रफल को सुरक्षित रखता है, नहीं, ये आकृति को सुरक्षित रखता है। दिगंशीय प्रक्षेप जिसमें अजीमुथल प्रोजेक्शन की बात हो रही है, शोज करेक्ट डायरेक्शन फ्रॉम द सेंटर। एकदम करेक्ट बात है, दिगंशीय प्रक्षेप केंद्र से दिशाओं को सही दिखाता है। ठीक है, एकदम करेक्ट बात है, इसको ध्यान रखना। दिगंशीय प्रक्षेप केंद्र से दिशाओं को सही दिखाता है, ध्यान रखना। ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। समदूरस्थ प्रक्षेप दूरी को सुरक्षित रखता है। सही बात है। तो केवल दो गलत हो गया और हमने सही कथन पूछा है। तो एक, तीन और चार सही है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यार ये डबल डबल पेजेस में क्यों हो गया डिवाइड?
को समझ नहीं आ रहा है। सही तो किया था मैंने। कोई भी प्रक्षेप सभी बहुमंडलीय गुणों को एक साथ सुरक्षित नहीं रख सकता। एकदम करेक्ट बात है। कहीं पर क्या विकृत हो जाता है, कहीं पर क्या विकृत हो जाता है, क्योंकि गोलाकार सतह को समतल सतह पर पूरी तरह बिना विकृति के नहीं उतारा जा सकता। एकदम करेक्ट बात है, दोनों सही है। 32वें में ए भी सही है और आर भी सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि हमें पता है भूमंडलीय गुणों को एक साथ सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। क्यों? क्योंकि गोलाकार सतह को समतल सतह पर पूरी तरह बिना विकृति के कभी नहीं उतारा जा सकता। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नोमोनिक प्रक्षेप के बारे में सही है भाई? नोमोनिक प्रक्षेप, देखो जी से शुरू हो रहा है, और जी से शुरू होने पर आप इसके लगा देना जी सी। जी सी, जी का मतलब होता है नोमोनिक, और सी का मतलब होता है सेंटर। क्या होता है? सेंटर। ये ट्रिक है याद रखने के लिए, ध्यान रखना, आगे क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेंगे। तो नोमोनिक के बारे में सही पूछ रहे हैं। प्रकाश का स्रोत अनंत दूरी पर होता है? नहीं, प्रकाश स्रोत ग्लोब के केंद्र पर होता है। ये देखिए यहाँ पर आ गया ना, जी सी, एकदम करेक्ट राइट आंसर। जब हम देखते हैं नोमोनिक प्रक्षेप के बारे में, तो इसमें प्रकाश का स्रोत कहाँ पर होता है? ग्लोब के सेंटर में होता है, केंद्र में होता है, और सेंटर पर रखे गए प्रकाश स्रोत की वजह से बना हुआ जो प्रक्षेप होता है उसे हम नोमोनिक प्रक्षेप कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से त्रिविम स्टीरियोग्राफिक प्रक्षेप, स्टीरियोग्राफिक, एक होता है ऑर्थोग्राफिक, ऑर्थोग्राफिक, एक होता है स्टीरियोग्राफिक, एक होता है नोमोनिक। निम्नलिखित में से त्रिविम यानी कि स्टीरियोग्राफिक प्रक्षेप में प्रकाश का स्रोत कहाँ होता है, ये आपको बताना है। ग्लोब के केंद्र में नहीं, ग्लोब के केंद्र में जो होगा उसे हम क्या कहेंगे? नोमोनिक। स्पर्श बिंदु के पास नहीं, स्पर्श बिंदु के पास नहीं होता है। अगर स्पर्श बिंदु के पास ही अगर प्रकाश का स्रोत हो गया तो भाई साहब छाया कहाँ से बनेगी? वो तो एक बिंदु हो जाएगा केवल। आप एक काम करो, आपके पास टॉर्च है और टॉर्च को आप ऐसे बिल्कुल टच करके रख दो सरफेस के, क्या किसी तरह का कोई प्रोजेक्शन बनेगा? नहीं बनेगा। बीच में ग्लोब यहाँ है, यहाँ ग्लोब है, और यहाँ लाइट का सोर्स है, और यहाँ पर पेज है। तो लाइट यहाँ से आ रही है तो ग्लोब के अंदर से होते हुए इस सरफेस पर जाकर के पड़ेगी, तब जाकर के स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन बनेगा। मतलब जिस तरफ स्पर्श बिंदु होता है ना, जिस तरफ स्पर्श बिंदु होता है कागज का, उसके जस्ट ऑपोजिट साइड में ग्लोब के इस वाले पार्ट में तो स्पर्श बिंदु है, और इस वाले पार्ट में टॉर्च है। तब यहाँ से टॉर्च की लाइट जाएगी ग्लोब के अंदर से होते हुए, इसके ऊपर आकर के वो लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड छप जाएंगे। ठीक है, समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन में ग्लोब की परिधि पर स्पर्श होता है, जो कि बिंदु के विपरीत होता है। स्पर्श बिंदु जहां पर होता है उसके जस्ट विपरीत जो है वो प्रकाश का स्रोत होता है, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और पहले आपने पढ़ भी रखा होगा ये कॉन्सेप्ट। लंबकोणीय प्रक्षेप में प्रकाश स्रोत अनंत दूरी पर होता है, ऑर्थोग्राफिक। यार ये क्या हो गया? चल गया। एक पढ़ा था हमने ऑर्थो, एक पढ़ा था हमने नोमोनिक, और एक पढ़ा था हमने स्टीरियोग्राफिक, और अब ये पढ़ा है हमने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में प्रकाश का स्रोत क्या है? अनंत दूरी पर रखा जाता है, एकदम करेक्ट होता है, क्योंकि इससे प्रक्षेपित किरणें परस्पर समांतर हो जाती है। इससे प्रक्षेपित किरणें परस्पर समांतर हो जाती है, एकदम करेक्ट राइट आंसर है। दोनों के दोनों सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहा है। लंबकोणीय प्रक्षेप में प्रकाश स्रोत अनंत दूरी पर रखा जाता है, इससे प्रक्षेपित किरणें प्रकाश स्रोत परस्पर समांतर हो जाती है। इसी कारण इसी कारण
प्रक्षेपित किरणें समांतर हो जाती है। ठीक है, तो ए सही है राइट आंसर। एक मिनट, मैं फिर से देखता हूँ इसे। कथन तो दोनों सही है, लेकिन असर्शन रीजन वाला थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। देखो, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पर प्रक्षेपित किरणें परस्पर समांतर हो जाती है। क्यों? क्योंकि प्रकाश स्रोत अनंतर दूरी पर रखा जाता है। अगर ये स्टेटमेंट यहां होता और ये वाला स्टेटमेंट यहां पर होता, तब जाकर के आर ए की सही व्याख्या हो जाएगा। लेकिन रीजन तो है ये और अभिकथन है ये, तो इसका मतलब ये हो गया कि ए और आर दोनों सही तो हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, क्योंकि वो रीजन नहीं है। लेकिन अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो एक काम करना, दोनों क्वेश्चन सही है, एक ही चीज से रिलेटेड है और एक ही ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में बता रहे हैं, तो यही क्वेश्चन मैं गारंटी लेता हूँ ज्यादातर मामलों में। मैंने नेट की एग्जाम भी दी है, जेआरएफ क्वालिफाई की है, मैंने पीएचडी एंट्रेंसेस की एग्जाम भी दी है, बहुत सारे पेपर्स दिए हैं, ज्योग्राफी के दिए हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड के दिए हैं। ज्यादातर पेपर्स में देखा जाता है कि जो एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट्स होते हैं ना, उसकी वजह से ज्यादातर ए ऑप्शन को सही किया जाता है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, इससे करिए आप लोग। एक मिनट आता हूँ पानी पीकर। करिए इसे। चलिए करते हैं मानक अक्षांश। यहाँ पर एक मानक लिख लेना, एक मानक, क्योंकि एनसीईआरटी में केवल यही दिया हुआ है। एक मानक अक्षांश वाला शंकु प्रक्षेप एक ऐसे शंकु पर बनाया जाता है जो ग्लोब के किसी एक अक्षांश समांतर को स्पर्श करता है। एकदम करेक्ट बात है। जब हम शंकु प्रक्षेप बनाते हैं तो शंकु केवल एक अक्षांश को स्पर्श करता है। ठीक है, तो ये कथन सही है। क्योंकि जब यहाँ पर हमें क्योंकि लगा करके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मानक अक्षांश वाले शंकु प्रक्षेप में उसी अक्षांश पर मापनी पूर्णतः शुद्ध होती है। एकदम करेक्ट बात है। जिस अक्षांश पर कोण का सरफेस टच हो रहा है वो मानक अक्षांश कहलाता है। जिस अक्षांश पर शंकु टच हो रहा है वो क्या कहलाता है? मानक अक्षांश कहलाता है। और केवल उसी मानक अक्षांश पर मापनी पूर्णतः शुद्ध होती है। उसके बाद में धीरे 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 मापनी क्या हो जाती है? गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 37, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल विचार ही करना है। ये रहे, इसके कोड भी हैं। कोड हम बाद में देखते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो कोड देखने की जरूरत नहीं है। बस एग्जाम में कोड इसलिए देखना जरूरी है क्योंकि हमें ट्रिक पता होनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने की। जैसे मैं यहाँ पर बता देता हूँ, कथनों पर विचार कीजिए। अब ये तो हिंदी में तो इतने रहते हैं। यहाँ पर देखो, स्टैंडर्ड पैरेलल कॉनिकल प्रोजेक्शन, एक मानक अक्षांश वाला जो शंकु प्रक्षेप है, एक मानक अक्षांश वाला जो शंकु प्रक्षेप है, उसके बारे में आपको यहाँ पर कथन दिए गए। सही बताने हैं या गलत बताने हैं? सही कथन बताने हैं। ठीक है, चलिए। सभी समांतर वृत्त के चाप होते हैं। सभी समांतर वृत्त के चाप होते हैं, इस तरीके से बनाया जाता है।
तो एकदम करेक्ट बात है। सभी समांतर, ये जो लेटीट्यूड हमने बना रखे हैं वो हम प्रकार लेकर के और ऐसे ही तो काटते हैं उनको, ठीक है। हमें पता है, हमने प्रोजेक्शन बनाया है, तो एकदम करेक्ट बात है। ए पहला सही है। अगर कोड हम देखें तो पहला जिसमें भी नहीं है उसको काट दो, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है और इसमें है। ट्रिक बता रहा हूं मैं सॉल्व करने की क्वेश्चन। सभी याम्योत्तर वक्र होते हैं, नहीं, इसमें सभी याम्योत्तर क्या नहीं होते, वक्र नहीं होते, इसमें सीधे होते हैं इस तरीके से। एक मानक अक्षांश में जो याम्योत्तर होते हैं, देशांतर होते हैं, वो सीधे होते हैं, ना कि वक्राकार। अरे यार ये वक्र बन गया इस तरीके से। उम्मीद करता हूँ आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ रखा होगा पहले, तब तो ये क्वेश्चन समझ में आएंगे, वरना जय सिया राम। ठीक है, तो ये सीधे होते हैं ना कि वक्र, तो ये गलत हो गया। अब यहाँ पर देख लो, दूसरा गलत है, दो जहां पर भी है उसको हटा दो, दो यहाँ पर इसको हटा दो, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक, तीन और चार। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए पूरा। ठीक है, सभी याम्योत्तर ध्रुवों पर मिलते हैं, भाई सभी याम्योत्तर यहाँ पर मिल रहे हैं, एकदम करेक्ट बात। समांतरों के बीच की दूरी बराबर होती है, ये जो हम देख रहे हैं पैरेलल्स जिन्हें हम कहते हैं, इन पैरेलल्स के जो बीच में ये वाली जो डिस्टेंस है ना, ये सभी याम्योत्तर के बीच में क्या होगी, एकदम इक्वल होगी। ठीक है, तो ये कथन भी सही है, तो एक, तीन, चार हमारा सही है। तो अभी हमने देखा था एक, तीन, चार हमारा सही है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कोड ही नहीं, कोड तब देखना है जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो। लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप बिल्कुल आराम से स्टेटमेंट्स को देख करके ही पता लगा लोगे कि हाँ कौन सा गलत है, कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानक अक्षांश वाला शंकु प्रक्षेप के बारे में असत्य है। अब ऐसे आ जाए तो क्या करोगे, इसमें तो कोई कोड भी नहीं है, तब तो हमें चारों पता होने ही चाहिए। देखो असत्य है, यह है न तो समक्षेत्र प्रक्षेप है न ही यथाकृतिक प्रक्षेप है। एकदम करेक्ट बात है, एक मानक अक्षांश वाला शंकु प्रक्षेप ना ही तो समक्षेत्र होता है और ना ही यथाकृतिक होता है, तो ये कथन तो सही है। मानक अक्षांश पर मापनी हमेशा शुद्ध होती है, ये भी सही है। समांतरों पर मापनी हर जगह समान होती है, नहीं, एक ही समांतर पर, जिस समांतर पर या जिस लैटिट्यूड पर शंकु टच कर रहा है, उसी लैटिट्यूड की मापनी समान शुद्ध होगी, और बाकी की जो मापनियां हैं धीरे धीरे वो ध्रुवों की तरफ चलेंगे तो भी बिगड़ जाएगी, और भूमध्य रेखा की तरफ चलेंगे तो भी बिगड़ जाएगी। तो ये कथन गलत हो गया, सभी समांतरों पर मापनी हर जगह समान नहीं होती। याम्योत्तर पर मापनी सही होती है, एकदम करेक्ट बात। जो याम्योत्तर होते हैं उन पर मापनी एकदम सही होती है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाए। याम्योत्तरों की मापनी सही होती है, देशांतरों की अक्षांशों की मापनी सही नहीं होती, केवल उसी अक्षांश की मापनी सही होती है जिस अक्षांश पर कौन टच करता है। तो सी राइट आंसर हो गया 38 में। 39, मानक अक्षांश से दूर जाने पर मानक अक्षांश वाला शंकु प्रक्षेप में विकृति बढ़ जाती है, एकदम करेक्ट बात है। जैसे जैसे हम मानक अक्षांश से दूर जाते हैं विकृतियां बढ़ जाती हैं। शंकु केवल एक अक्षांश पर ग्लोब को स्पर्श करता है, एकदम करेक्ट बात है, क्योंकि मानक देखो, मानक अक्षांश से दूर जाने पर मानक अक्षांश वाला शंकु प्रक्षेप में विकृति बढ़ जाती है, सही बात है। अब हम पढ़ेंगे इसको क्योंकि लगाकर, क्योंकि शंकु केवल एक अक्षांश पर ग्लोब को स्पर्श करता है, मतलब दोनों सही है, और जो आर है वो ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, ए साइड सही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, मार्केटर प्रक्षेप, ये मार्केटर लिखा हुआ है यहाँ पे, मार्केटर आना चाहिए, हर जगह ये मार्केटर लिखा होगा, लेकिन आप मार्केटर पढ़ना इसे, ठीक है। मार्केटर प्रक्षेप में सीधी रेखा के द्वारा नो संचलन की शुद्ध दिशा प्रदर्शित की जाती है, एकदम करेक्ट है। इसे हम रंब लाइन कहते हैं, ध्यान रखना, या लेक्सोड्रोम, लेक्सोड्रोम नहीं होता एक्चुअल में, वो लॉक्सोड्रोम होता है। ठीक है, इस प्रक्षेप में समांतर एवं याम्योत्तर रेखाएं वक्र होती हैं और समान दूरी पर नहीं होती है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। आपने देखा होगा मर्केटर प्रक्षेप ऐसे बनता है,
इसमें बीचों बीच भूमध्य रेखा होती है, इसके ऊपर और अक्षांश आते हैं, मतलब सारे अक्षांश जो हैं वो बराबर होते हैं। सारे अक्षांश जो हैं वो बराबर होते हैं। समान दूरी, इस प्रक्षेप में समांतर एवं याम्योत्तर रेखाएं वक्र होती है, यहाँ पर ये गलत हो गया। और समान दूरी पर नहीं होते हैं, ये तो हम कह सकते हैं समांतर एवं याम्योत्तर। देखो याम्योत्तर जो होते हैं ना वो तो समान दूरी पर होते हैं, लेकिन समांतर जो होते हैं ना वो समान दूरी पर नहीं होते। आई होप आपने मर्केटर प्रक्षेप पढ़ा होगा। तो ये कथन गलत हो गया यहाँ पर भी। केवल जो पैरेलल्स हैं ये वाले, सॉरी ये वाले देशांतर जो हैं वो समान दूरी पर होंगे। बाकी जब हम अक्षांशों की बात करते हैं तो ध्रुवों की तरफ जाते जाते अक्षांशों के बीच की दूरी बढ़ जाती है। और ये मर्केटर प्रक्षेप ऐसा है कि इसमें ध्रुव दिखाई नहीं जाते, क्योंकि ध्रुव ध्रुव जो है वो अनंत पर चले जाते हैं। ठीक है, तो ये रीजन तो गलत हो गया हमें, गलत है। तो ए सही है, आर गलत, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 40 के अंदर। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोड दे रखे होंगे शायद, इसमें कोड दे रखे हैं, हमें कोड के बिना करना है इस सवाल को। देखो विपरीत गोलार्ध में अत्यधिक विपरीत नहीं, ये स्टैंडर्ड पैरेलल कोनिकल प्रोजेक्शन की बात की जा रही है। एक मानक अक्षांश वाला, ये हिंदी में लिख नहीं पाया, एक मानक अक्षांश वाला, एक मानक अक्षांश वाले प्रक्षेप के बारे में बताना है और वहां पर क्या बताना है, सही कथन बताना है। ठीक है, चलिए। देखो विपरीत गोलार्ध में अत्यधिक विकृति हो जाती है। ध्यान रखना, एक मानक अक्षांश में हमेशा एक ही गोलार्ध की मैप बनाई जाती है, और वो भी मध्य अक्षांशों का। ठीक है, तो दूसरे गोलार्ध की तो कहीं पर बात ही नहीं होती है, क्योंकि दूसरे गोलार्ध में बहुत ज्यादा विकृति हो जाती है। सॉरी, ये तो सही है, करेक्ट है। विपरीत गोलार्ध में अत्यधिक विकृति हो जाती है, सही बात है। विषुवत वृत्त के निकट कोई विकृति नहीं होती है। विषुवत वृत्त के निकट होती है क्योंकि अक्ष जो कोण है वो टच करता है बीच वाले अक्षांशों को, जिन्हें हम शीतोष्ण अक्षांश कहते हैं, या हम जिन्हें मध्य अक्षांश कहते हैं। तो विषुवत वृत्त के निकट कोई विकृति नहीं होती है। विषुवत वृत्त के निकट कोई विकृति नहीं होती है, ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया, क्योंकि विकृति होती है वहां पर, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ध्रुव के निकट विकृति होती है, सही बात है, क्योंकि शुद्ध केवल मानक अक्षांश पर होगा तो ये ध्रुव के निकट विकृति हो जाती है। यह बड़े क्षेत्र दिखाने के लिए उपयुक्त नहीं होता है, सही बात है। ये छोटे क्षेत्रों को दिखाने के लिए उपयुक्त होता है, वो भी मध्य अक्षांश वाले। एक तीन और चार, एक तीन और चार कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मानक अक्षांश वाला शंकु प्रक्षेप के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ध्रुवीय क्षेत्र नहीं, बहुत छोटे हो जाते हैं वहां पर। सीमित अक्षांश विस्तार वाला मध्य अक्षांश क्षेत्र, एकदम करेक्ट बात है। मध्य अक्षांश वाला क्षेत्र होना चाहिए, और उस अक्षांश क्षेत्र में भी क्षेत्र का जो जिस क्षेत्र का हम मैप बना रहे हैं उसका विस्तार सीमित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो ध्रुवों तक फैला हुआ है, वो भूमध्य रेखा तक गया हुआ है, लंबाई वाले नहीं फैले जाएंगे। इस तरह से जो स्ट्रिप है पतली, जो मध्य अक्षांशों के पास पास चलती है, वहां के जो क्षेत्र होते हैं उनका मैप बनाने के लिए इस प्रक्षेप का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें उष्ण कटिबंधों का नहीं होता, इसमें संपूर्ण विश्व का नहीं बनता है। नेक्स्ट, 43, चलिए। मानक अक्षांश वाला शंकु प्रक्षेप पूर्व से पश्चिम दिशा में फैले संकीर्ण क्षेत्रों को सही रूप से दर्शाता है, एकदम करेक्ट बात है। और वो भी कहाँ के, मध्य अक्षांशों के। ओके, मध्य अक्षांशों में जो पूर्व से पश्चिम में फैले हुए हैं, उत्तर से दक्षिण में फैले हुए का सही नहीं दिखाया गया, पूर्व से पश्चिम में जो फैले हुए हैं संकीर्ण क्षेत्र में, उनको सही दर्शाता है, क्योंकि मानक अक्षांश पर मापनी हमेशा शुद्ध होती है। एकदम करेक्ट राइट आंसर हो गया, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया 43। नेक्स्ट, इसको थोड़ा छोटा करता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा मानक अक्षांश वाला शंकु प्रक्षेप का प्रमुख उपयोग है? शंकु प्रक्षेप का प्रमुख उपयोग दिए हुए हैं आपके एनसीईआरटी में। समुद्री मार्ग, रेल लाइन और सड़कों का प्रदर्शन इससे किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी।
ऐसी रेल लाइनें, ऐसी सड़कें जो पश्चिम से पूर्व या पश्चिम से पूर्व मध्य अक्षांशों में फैली हुई है। ठीक है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 44 में। नेक्स्ट 45, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मानक अक्षांश वाला शंकु प्रक्षेप में सर्वोत्तम रूप से प्रदर्शित किया जाता है? मध्य अक्षांश वाले क्षेत्र किया जाता है। देखो, पनामा नहर भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में है, तो ये नहीं किया जाता, पहली बात तो। अमेजन बेसिन भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में नहीं किया जाता, क्योंकि शंकु प्रक्षेप मध्य अक्षांश में किया जाता है। सहारा डेजर्ट उप उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में है, न कि मध्य अक्षांशों में, तो ये डी भी नहीं होगा। नर्मदा वैली जो है वो मध्य अक्षांशों में है। नर्मदा वैली एक पतली सी स्ट्रिप है जो फैली हुई है एक अक्षांश के साथ साथ। ठीक है, तो उसका हम ये कह सकते हैं कि उसका प्रक्षेपण जो है वो इसमें अच्छी तरीके से किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 46, कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतरराष्ट्रीय सीमा को मानक अक्षांश वाला शंकु प्रक्षेप द्वारा अच्छी तरह दिखाया जा सकता है। एकदम करेक्ट। यह उत्तर से दक्षिण फैले क्षेत्रों को सर्वाधिक सही रूप से दर्शाता नहीं। ये पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व फैले हुए मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों को सही तरीके से दर्शाता है, ना कि उत्तर से दक्षिण। तो आर गलत हो गया, ए सही है और आर गलत है, सी राइट आंसर। चलिए सी हो गया इसका राइट आंसर। 47, निम्नलिखित में से कौन सी रेल लाइन मानक अक्षांश वाला शंकु प्रक्षेप द्वारा सर्वाधिक उपयुक्त रूप से दर्शाई जाती है? सबको ओरिएंट एक्सप्रेस कहाँ है, कमेंट करके बताओ। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ट्रांस साइबेरियन जो कि रशिया में है, बी हमारा सही हो जाएगा, मध्य अक्षांशों में स्थित। दक्कन रेल मार्ग, नील घाटी रेल मार्ग, ओरिएंट एक्सप्रेस कहाँ है, बताना। क्या ये यूरोप में है? एक बार बताना आप लोग कमेंट करिए, कमेंट नहीं करते यार आप लोग। चलिए 48 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानक अक्षांश वाला शंकु प्रक्षेप के बारे में सही है, सही बताना है। यह है एक समक्षेत्र प्रक्षेप है, यह यथाकृत नहीं, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, नहीं तो ये समचित्र प्रक्षेप है, नहीं ये यथाकृतिक प्रक्षेप है। इसमें याम्योत्तर जो है वो सीधी लाइनों द्वारा दिखाई जाती है, इसमें समांतर सीधी रेखाएं नहीं होती, इसमें समांतर जो है वो वक्राकार रेखाएं। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना ये दोनों विशेषताएं, यही ना तो समचित्र प्रक्षेप है और ना ही ये यथाकृतिक प्रक्षेप है। ओके, दोनों गलत हैं। नेक्स्ट, मानक अक्षांश वाला शंकु प्रक्षेप में याम्योत्तर ध्रुवों के निकट एक दूसरे के समीप आ जाते हैं। सही बात है, क्योंकि सभी याम्योत्तर समांतर रेखाओं के समानांतर होते हैं। सभी याम्योत्तर समांतर रेखाओं के समानांतर होते हैं। सभी याम्योत्तर समांतर रेखाओं के समानांतर होते नहीं होते। 49 में सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मानक अक्षांश वाला शंकु प्रक्षेप का मुख्य उपयोग नहीं है? देखो, संकीर्ण नदी घाटियों का ये मानचित्रण करता है, रेल एवं सड़क मार्गों का प्रदर्शन ये करता है, पूरे विश्व का ये मानचित्रण नहीं करता, ये पूर्व से पश्चिम फैले क्षेत्रों का प्रदर्शन करता है केवल मध्य अक्षांशों में।
ओके, ध्यान रखना। तो सी हमारा असत्य कथन हो गया, ये नहीं पूछा यहाँ। नेक्स्ट 51, बेलनाकार समचित्र प्रक्षेप को लैम्बर्ट प्रक्षेप भी कहते हैं। एकदम करेक्ट बात है, बेलनाकार समचित्र प्रक्षेप को लैम्बर्ट प्रक्षेप भी कहा जाता है। यह क्षेत्रफल को समान रूप से संरक्षित करता है। भाई नाम से पता चल रहा है समक्षेत्र, तो क्षेत्रफल को समान रूप से संरक्षित करेगा ही। आर और ए दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट 52, निम्नलिखित में से बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप का निर्माण किस प्रकार किया जाता है? किस प्रकार किया जाता है? विषुवत वृत्त पर रखे शंकु से नहीं, शंकु से नहीं, बेलन से। विषुवत वृत्त पर स्पर्श करता बेलन तथा समांतर किरणों से। एकदम करेक्ट बात है। ध्रुव पर नहीं, प्रकाश स्रोत के बिना गणितीय विधि से नहीं। तो बी हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 52 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप के बारे में सही है? समांतर और याम्योत्तर वक्र होते हैं, नहीं, बिल्कुल सीधे होते हैं। समांतर या याम्योत्तर सीधी रेखाएं तुझे समकोण पर काटती, एकदम करेक्ट बात। ऑप्शन नंबर बी, केवल याम्योत्तर सीधी होते नहीं, समांतर भी सीधे होते हैं। नेक्स्ट 54, क्वेश्चन नंबर 54, बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप में ध्रुवों को विषुवत वृत्त के बराबर लंबाई में दिखाया था। एकदम करेक्ट है, ध्रुव भी उतने ही लंबे दिखाए जाएंगे जितनी की विषुवत वृत्त दिखाया गया है। इस कारण उच्च अक्षांशों में अत्यधिक विकृति उत्पन्न हो जाती है। एकदम करेक्ट बात है, ध्रुवों को विषुवत वृत्त की लंबाई के बराबर दिखाया जाता है, इसलिए उच्च अक्षांशों में ध्रुवों पर के जो क्षेत्र होते हैं उनमें विकृति उत्पन्न हो जाती है। तो आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 54 में। 55, इस क्लास को पढ़ने के बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, केवल लैब असिस्टेंट के लिए। आप ऐसा नहीं कि क्या बोल रहे हैं उसको, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी इस क्लास से कर रहे हैं, ये केवल एनसीईआरटी पर बेस्ड है। निम्नलिखित में से कौन सा बेलनाकार समचित्र प्रक्षेप का एक गुण है? मापनी हर अक्षांश पर सही रहती है। नहीं, ध्रुवों पर जाते जाते मापनी गड़बड़ हो जाती है। मापनी केवल विषुवत वृत्त के पास सही रहती है, एकदम करेक्ट है। मापनी केवल ध्रुवों पर सही रहती है, नहीं, मापनी हर याम्योत्तर पर सही रहती है। मापनी हर याम्योत्तर पर सही रहती है, नहीं। तो ए बी सही है इसका राइट आंसर, 55 के अंदर बी सही है। नेक्स्ट 56, कथनों पर विचार करना है। चलो टिक से कर लेना इसे। लैम्बर्ट सिलिंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन, जो समचित्र प्रक्षेप है लैम्बर्ट वाला, उसकी बात की जा रही है। इसमें सही कथन आपको बताना है। यह एक समचित्र प्रक्षेप है, सही बात है। अब एक जिसमें भी नहीं है उसको हटा दो, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सॉरी 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 सॉरी, इसमें तो है भाई, एक उसमें नहीं है और एक इसमें नहीं है, तो ये तो हट गया। यह आकृति को पूर्णतः सुरक्षित रखता है। ध्रुव की ओर विकृति बढ़ती जाती है, ध्रुव की ओर विकृति बढ़ती जाती है, सही बात है। तो 3 जिसमें नहीं है उसको हटा दो, 3 इसमें नहीं है इसको हटा दो, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3 और 4। मतलब दूसरा जो है वो गलत हो गया कि इसमें आकृति पूर्णतः सुरक्षित नहीं होती है। ठीक है, इसमें समांतर एवं याम्योत्तर समकोण पर काटते हैं, एकदम करेक्ट। 1, 3 और 4 सही है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, इस कैरेक्टर को ध्यान रखना कि समक्षेत्र प्रक्षेप में क्षेत्र समान रहता है, न कि आकृति पूरी तरह सुरक्षित रहती है। ठीक है, आकृति पूरी तरह सुरक्षित नहीं रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से यह प्रक्षेप किस अक्षांश क्षेत्र के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कौन सा? लैम्बर्ट वाला सिलेंड्रिकल एरिया प्रोजेक्शन, इक्वल एरिया प्रोजेक्शन, समक्षेत्र प्रक्षेप। यार ये हिंदी में नहीं लिख पाया। समक्षेत्र प्रक्षेप, बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप, ठीक है, बेलनाकार है। 60 से 90 डिग्री के बीच नहीं है अक्षांश क्षेत्र के लिए सर्वाधिक। कौन से क्षेत्रों के लिए? इनके लिए तो नहीं होता, ध्रुव के लिए नहीं होता, मध्य अक्षांश के लिए नहीं होता। या 45 डिग्री उत्तर से 45 डिग्री दक्षिण के बीच, मतलब यहाँ से लेकर के और यहाँ तक के क्षेत्रों के लिए बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप
उपयुक्त रहता है, ठीक है, क्योंकि विषुवत रेखा के आसपास ही उसको लपेटा जाता है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप उष्णकटिबंधीय फसलों वाले चित्रों को दर्शाने के लिए किया जाता है। एकदम करेक्ट बात है, क्योंकि उष्णकटिबंध ही ज्यादातर दिखाए जाते हैं बेलनाकार प्रक्षेप, क्योंकि यह विषुवत वृत्त के निकट क्षेत्रफल की शुद्धता बनाए रखता है। एकदम करेक्ट बात है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए उष्णकटिबंधीय फसलों वाले क्षेत्र को इसमें दर्शाया जाता है। नेक्स्ट 59, निम्नलिखित में से कौन सी फसल बेलनाकार समचित्र प्रक्षेप द्वारा दर्शाए जाने वाले चित्र से संबंधित नहीं है? कौन सी फसल नहीं है? देखो, चावल उष्णकटिबंधीय है, कॉफी कॉफी प्लांटेशन क्रॉप है, तो ये उष्णकटिबंधीय है। गेहूं ये समशीतोष्ण क्षेत्र में आती है, तो ये नहीं दर्शाई जाएगी। रबड़ दर्शाया जाएगा, क्योंकि ये उष्णकटिबंध में आता है, और बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप में उष्णकटिबंध अच्छी तरह दिखाए जाते हैं, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट 60, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बेलनाकार समचित्र प्रक्षेप की एक सीमा है? लिमिटेशन, ध्रुवों की ओर विकृति बढ़ जाती है, ये तो लिमिटेशन है। क्षेत्रफल सुरक्षित नहीं रहता, क्षेत्रफल सुरक्षित रहता है। समांतर वक्र हो जाते हैं, समांतर वक्र नहीं होते हैं, याम्योत्तर वक्र हो जाते हैं। ये ध्रुवों की ओर विकृति बढ़ती जाती है, ये इसकी एक लिमिटेशन है, ध्यान रखना। ऑप्शन ए। क्वेश्चन को ढंग से समझ लेना, क्वेश्चन को ढंग से समझ लेना। अगर लिमिटेशन की बात की जाए तो इसका मतलब ये है कि ये वो कार्य नहीं कर सकता, मतलब ये ध्रुवों वाले जो क्षेत्र हैं उनको सही से प्रेजेंट नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पर विकृति हो जाती है, ये उसकी लिमिटेशन है। इसलिए हम ध्रुवों के मानचित्र बनाने के लिए बेलनाकार प्रक्षेप का यूज नहीं कर सकते। बेलनाकार समचित्र प्रक्षेप में समांतर एवं याम्योत्तर समकोण पर एक दूसरे को काटते हैं, एकदम करेक्ट है क्योंकि यह बेलनाकार प्रक्षेप, एकदम करेक्ट बात है। ए सही राइट आंसर हो जाएगा इसका 61 में। 62, कौन सा कथन सही है? आकृति को सुरक्षित नहीं रखता है बेलनाकार समचित्र, क्योंकि ये क्षेत्र को सुरक्षित रखता है, क्षेत्रफल को सुरक्षित रखता है, सही बात। बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप दिशा को सुरक्षित नहीं रख सकता है, बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप की दूरी को असुरक्षित। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यही सही है। निम्नलिखित में से कौन सा बेलनाकार समचित्र प्रक्षेप का उपयोग नहीं है? उष्णकटिबंधीय फसल क्षेत्र में किया जाता है, विषुवतीय क्षेत्र में किया जाता है, वर्षा वितरण मानचित्र जो कि उष्णकटिबंध के उसको किया जाता है, लेकिन ध्रुवीय हिम आवरण के लिए नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उपयोग नहीं पूछा है। नेक्स्ट 64, बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप में ध्रुव विषुवत वृत्त के बराबर लंबाई के दिखाए जाते हैं। करेक्ट, क्योंकि बेलन पूरे ग्लोब को समान रूप से स्पर्श करता है। नहीं, बेलन पूरी तरीके से स्पर्श नहीं करता है, केवल उष्णकटिबंध में विषुवत वृत्त को और उसके आसपास के एरियाज को, सरफेस को कवर करता है, पूरे को नहीं। तो ए सही है, आर गलत है, सी राइट आंसर। नेक्स्ट 65, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बेलनाकार समचित्र प्रक्षेप के लिए सही है? यह 45 डिग्री से अधिक अक्षांशों के लिए सर्वोत्तम है, नहीं, उसके अंदर अंदर है। यह ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए सर्वोत्तम नहीं है। यह 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश 45 डिग्री अक्षांशों के बीच समतल, सही है, एकदम सी है राइट आंसर। इस तरह से लैंग्वेज क्वेश्चन आते हैं मर्केटर प्रक्षेप के अंदर पूछ गए हैं हम। मर्केटर प्रक्षेप में समांतर एवं याम्योत्तर रेखाएं सीधी होती है, यहाँ तक तो सही है, तथा वे एक दूसरे को समकोण पर काटती है, एकदम करेक्ट बात है। तो असर्शन तो सही हो गया। अब रीजन देखते हैं, यह एक दिगंशीय प्रक्षेप है, अजीमुथल प्रक्षेप है, ये बात सही है, जिसमें सीधी रेखाएं सदैव न्यूनतम दूरी दिखाती है। हाँ, जिसमें सीधी रेखा कौन सी? मर्केटर प्रक्षेप में सीधी रेखा ये न्यूनतम दूरी दिखाती है, सही बात है। और वृहत वृत्त ये न्यूनतम दूरी को दिखाता है। 66 में
सीधी रेखा सदैव न्यूनतम दूरी दिखाती है, सही बात है, इसलिए तो नेविगेशन के लिए यूज किया जाता है। इसके ऊपर दिशा के लिए लेक्सोड्रोम बनाया जाता है, रंभ रेखा, जो कि एक दिशा दिखाती है, एक दिशा दिखाती है। एकदम करेक्ट बात है, लेकिन ये व्याख्या नहीं कर रहा है भाई। ऑप्शन नंबर बी, ये अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मर्केटर प्रक्षेप में अक्षांशों के बीच की दूरी ध्रुवों की ओर बढ़ती जाती है, एकदम करेक्ट, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था। सभी समांतरों की लंबाई विषुवत वृत्त के बराबर होती है, ये भी हमने देखा था, सही बात है। सब इस प्रक्षेप में क्षेत्रों का वास्तविक आकार सभी अक्षांशों पर समान है। इस प्रक्षेप में क्षेत्रों का वास्तविक आकार सभी अक्षांशों पर समान रहता है, नहीं, ध्रुवों वाले जो क्षेत्र होते हैं उनका आकार बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, तो ये कथन गलत हो गया। विषुवत वृत्त पर मापन शुद्ध होता है, ये सही है। तो 1, 2 और 4 सही है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, कौन सा कथन मर्केटर प्रक्षेप के बारे में गलत है? इसमें सीधी रेखा के द्वारा शुद्ध दिशा प्रदर्शित होती है, सही बात है। रंब लाइन और स्थिर लाइन होती है, ये स्थिर दिशा को दर्शाती है, ठीक है। यह नौ संचलन के अधिक उपयुक्त है। इसमें ध्रुवों को प्रदर्शित किया जा सकता है, यह यथाकृतिक प्रक्षेप है, यथाकृतिक प्रक्षेप है, ध्यान रखना। इसमें ध्रुवों को प्रदर्शित किया जा सकता है, नहीं, इसमें ध्रुवों को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, ध्रुव अनंत पर चले जाते हैं इसमें। देखो, मर्केटर प्रक्षेप जो है वो यथाकृतिक प्रक्षेप भी है, एवं यह एजीमुथल प्रक्षेप है, एजीमुथल यानी कि दिगंशीय, यह एक दिगंशीय प्रक्षेप भी है, ये भी है, ठीक है, ध्यान रखना। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा गया है यहाँ पर। नेक्स्ट 69, सही युग्म बताना है। देखो, रंभ रेखा न्यूनतम दूरी मार्ग नहीं, रंभ रेखा निश्चित दिशा को बताती है, न्यूनतम दूरी नहीं। न्यूनतम दूरी को कौन बताता है? वृहत वृत्त बताता है, ओके। विषुवत वृत्त शुद्ध मापन नहीं। याम्योत्तर रेखाएं, वक्र रेखाएं नहीं। ध्रुव स्पष्ट रूप से दर्शाए जाते नहीं। शुद्ध तो यही हो गया, विषुवत वृत्त पर शुद्ध मापन होता है। हाँ, क्योंकि मर्केटर प्रक्षेप में विषुवत वृत्त पर ही मापनी शुद्ध होती है, ध्यान रखना। मर्केटर प्रक्षेप में विषुवत वृत्तों पर ही मापनी शुद्ध होती है। उसके बाद में जब हम चलते हैं उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर, तो अक्षांशों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है, ठीक है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 69 में। इसका ध्यान रखना, रंभ रेखा न्यूनतम दूरी मार्ग नहीं दिखाती है, वो निश्चित दिशा दिखाती है, ठीक है, स्थिर दिशा, कांस्टेंट, बिल्कुल। न्यूनतम दूरी मार्ग वृहत वृत्त दिखाता है, ग्रेट सर्कल जिसे हम कहते हैं, GREAT CIRCLE, ग्रेट सर्कल, ओके, ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो। 70, मर्केटर प्रक्षेप में ग्रीनलैंड का आकार संयुक्त राज्य अमेरिका के बराबर दिखाई देता है, हाँ, जबकि ये यूएसए से 1/10 गुना छोटा है। मतलब ग्रीनलैंड से यूएसए से 1/10 गुना छोटा है ग्रीनलैंड। लेकिन जब हम मर्केटर प्रक्षेप की बात करते हैं तो उसमें यूएसए और ग्रीनलैंड ऑलमोस्ट बराबर क्षेत्रफल के दिखाई देते हैं। इस प्रक्षेप में अक्षांशों की दूरी ध्रुवों की ओर बढ़ने से क्षेत्रफल बढ़ जाता है। इस प्रक्षेप में अक्षांशों की दूरी ध्रुवों की ओर बढ़ने से क्षेत्रफल बढ़ जाता है, सही बात है। क्योंकि जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं, समांतरों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से उन समांतरों के बीच में जो जो एरियाज आते हैं, उनका क्षेत्र बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए वो बड़े दिखाई देते हैं। एकदम करेक्ट है, ऑप्शन ए सही है। आर ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है ऑप्शन नंबर ए। 71, मर्केटर प्रक्षेप में
हाँ जी, चलिए। मर्केटर प्रक्षेप में दो बिंदुओं को जोड़ने वाली सीधी रेखा क्या प्रदर्शित करती है? स्थिर दिशा। स्थिर दिशा। ग्रेट सर्कल मार्ग न्यूनतम है, न्यूनतम दूरी मार्ग, न्यूनतम दूरी। सीधी रेखा न्यूनतम दूरी को नहीं दिखाती। ये रंभ रेखा या नियत दिशा को दिखाती है, बिल्कुल स्थिर दिशा, नियत दिशा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सीधी रेखा। नेक्स्ट 72, छोटा कर देता हूँ मैं इसको। निम्नलिखित में से कौन से उपयोग मर्केटर प्रक्षेप से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन से उपयोग मर्केटर प्रक्षेप से संबंधित? विश्व का एटलस इस पे बनाया जाता है। मतलब एक जिसमें नहीं है उसको हटा दो, एक इसमें नहीं हटा दो, एक इसमें नहीं हटा दो। समुद्री एवं वायु नौ संचालन में सही है। दो जिसमें नहीं है उसको हटा दो, दो जिसमें नहीं है उसको हटा दो। इसमें दो नहीं है, हटा दिया, तो एक, दो और चार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। पर्वतीय स्थल रूपों का निरूपण, तो तीन तो गलत हो गया। पवनों एवं समुद्री धाराओं का मानचित्रण सही है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? एक, दो और चार सही है, तीसरा गलत है। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक, दो, चार सही। नेक्स्ट 73, मर्केटर प्रक्षेप में याम्योत्तर रेखाओं के बीच की दूरी हर स्थान पर समान होती है, सही है। सभी याम्योत्तर रेखाओं की लंबाई ध्रुव से ध्रुव तक समान होती है। ध्रुव से ध्रुव तक समान होती है। वैसे ध्रुव दिखाए नहीं जाते, अनंत होते हैं, लेकिन समान होती है। तो 73 में राइट आंसर हो जाएगा। हम्म, सभी याम्योत्तर रेखाओं की लंबाई ध्रुव से ध्रुव तक समान होती है। हाँ, सही बात। तो बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि व्याख्या नहीं कर रहा है। यहाँ पर याम्योत्तर रेखाओं के बीच की दूरी की बात की जा रही है, और यहाँ पर लंबाई की बात की जा रही है। ए और आर दोनों तो सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 74 में क्या है? कोड दिए हुए हैं। चलिए, मर्केटर प्रक्षेप में अक्षांश रेखाएं समान दूरी पर होती है नहीं। सही कथन बताना है तो ए जिसमें भी है उसको हटा दो, एक जिसमें भी है उसको हटा दो। देखो, एक बी ऑप्शन में भी है और सी ऑप्शन में भी है। चलिए, ध्रुवों के निकट देशों का आकार बढ़ा हुआ दिखाई देता है, सही बात है। तो दो जिसमें भी नहीं है ना उसको हटा दो, दो इसमें नहीं है, तो दो और चार हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं, यह प्रक्षेप क्षेत्रफल को सही बनाए रखता है? नहीं, क्षेत्रफल बहुत ज्यादा हो जाता है ध्रुवों की तरफ। क्षेत्रफल भाई साहब, ग्रीनलैंड जो है वो यूएसए के बराबर दिखता है, तो सही कहाँ है? तो ये भी गलत हो गया। यथाकृतिक ऑर्थोमॉर्फिक प्रक्षेप, एकदम करेक्ट बात है। ये ऑर्थोमॉर्फिक भी है, और अभी थोड़ी देर पहले बताया था ये अजीमुथल भी है, ध्यान रखना। बिल्कुल दिगंशीय, दिगंशीय, एक दिगंशीय प्रक्षेप है। ये दोनों चीजें ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये। क्योंकि एनसीईआरटी के जहां पर गुण दे रखे हैं ना मर्केटर प्रक्षेप के, उसमें 8वां पॉइंट तो ये है, और 8वां पॉइंट तो ये है, और 9वां पॉइंट ये है। ध्यान रखना, साफ साफ लिखा हुआ है। 75, मर्केटर प्रक्षेप के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसमें ध्रुवों को स्पष्ट रूप से दिखाया जाता है? नहीं, ध्रुव तो दिखाए नहीं जाते भाई साहब, अनंत दूर में चले जाते हैं। यह मुख्यतः क्षेत्रीय वितरण दिखाने के लिए उपयुक्त होता है। इसमें सीधी रेखाएं नियत दिशा को दर्शाती है, सही है। नियत दिशा को दर्शाती है सीधी रेखा, रंब लाइन जिसे हम कहते हैं। इसमें सभी अक्षांशों पर मापन शुद्ध होता है, नहीं केवल विषुवत पर मापन शुद्ध होता है। मतलब क्षेत्रीय वितरण दिखाने के लिए उपयुक्त नहीं। तो सी हमारा राइट आंसर हो गया 75 के अंदर, सी। नेक्स्ट 76, मर्केटर प्रक्षेप में विषुवत वृत्त पर मापन शुद्ध होता है, सही बात है। क्योंकि इस प्रक्षेप में विषुवत वृत्त की लंबाई ग्लोब के विषुवत वृत्त के बराबर होती है, एकदम करेक्ट। ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 77, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पूछा गया है? मर्केटर प्रक्षेप में क्षेत्रीय विकृति को दर्शाता है, मतलब कम डिस्टोर्शन से
ज्यादा डिस्टॉर्शन की तरफ चलना है। तो सबसे कम डिस्टॉर्शन जो है वो विषुवत वृत्त पर दिखाया जाता है, और सबसे ज्यादा कहाँ पर दिखाया जाता है? ध्रुवों पर दिखाया जाता है। ध्रुव तो दिखाई नहीं जाते बेचारे। तो फिर बीच में आ जाते हैं मध्य अक्षांश। तो इक्वेटर, मध्य अक्षांश और ध्रुव। ध्रुव, विषुवत ध्रुव, विषुवत मध्य अक्षांश। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 78। मार्केटर प्रक्षेप में 30 डिग्री अक्षांश की लंबाई ग्लोब की तुलना में अधिक होती है, क्योंकि भाई विषुवत रेखा के बराबर दिखाई जाती है इससे, तो 30 डिग्री अक्षांश को भी। लेकिन 30 डिग्री अक्षांश जो है वो विषुवत रेखा से छोटा होता है, लेकिन ये बराबर दिखाई जाती है। 30 डिग्री अक्षांश की लंबाई ग्लोब की तुलना में अधिक होती है। ग्लोब पर इसकी आकृति, इसका आकार छोटा होता है, इसकी लंबाई छोटी होती है, लेकिन मर्केटर प्रक्षेप में होती है। क्यों? क्योंकि याम्योत्तर रेखाएं छोटी होती है? नहीं, यहाँ पर अक्षांशों की बात की जा रही है। अक्षांशों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है। अक्षांश ग्लोब की तुलना में अधिक होती है, क्योंकि अक्षांशों की दूरी बढ़ा दी जाती है। हाँ, अक्षांशों की दूरी बढ़ा दी जाती है, इसलिए 30 डिग्री की जो अक्षांश की लंबाई है वो ग्लोब की तुलना में ज्यादा दिखाई देती है। बी राइट आंसर हो गया। विषुवत वृत्त को छोटा नहीं किया जाता, ये बराबर होती है ग्लोब के। पृथ्वी को समतल मान लिया जाता है? नहीं, इसमें पृथ्वी को समतल कैसे मानेंगे? गलत। पृथ्वी तो गोलाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही संयोजन बताइए। ये भाई साहब ये खतरनाक क्वेश्चन है। मर्केटर प्रक्षेप में क्षेत्रफल संरक्षित नहीं रहता, नहीं, क्षेत्रफल जो है वो ध्रुवों की तरफ बढ़ जाता है, तो ये तो नहीं होगा। मर्केटर प्रक्षेप में दिशा संरक्षित की जाती है रंब लाइन के सहारे। दिगंशीय प्रक्षेप है ये। मर्केटर प्रक्षेप ध्रुवीय प्रक्षेप होता है? नहीं। मर्केटर प्रक्षेप गोलाकार प्रक्षेप होता है? नहीं। तो बी राइट आंसर हो गया 79 में। नेक्स्ट 80। विश्व मानचित्र के लिए शंक्वाकार प्रक्षेप सबसे कम उपयुक्त माना जाता है। सही बात है, क्योंकि शंक्वाकार प्रक्षेप केवल ध्रुवीय क्षेत्रों को सही रूप में दिखाता है, नहीं केवल मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों को दिखाता है। ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सी में। 5 क्वेश्चन और है, कर लेते हैं। इसके बाद में आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है एनसीईआरटी में। अगर आपने पढ़ा हुआ है या दोबारा उसे पढ़ने जा रहे हो, मैंने सारे क्वेश्चन जो पॉसिबल जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे वो बना दिए। साधारण बेलनाकार प्रक्षेप न तो क्षेत्रफल सही रखता है, सिंपल सिलेंड्रिकल, और न ही आकृति। समक्षेत्र प्रक्षेप होता है वो तो क्षेत्रफल तो सुरक्षित रखता ही है। पोलर जेनिथल प्रक्षेप में दिशाएं सदैव सही होती है। नहीं, सदैव सही नहीं होती है। मर्केटर प्रक्षेप में दिशा और आकृति दोनों सही रहती है, एकदम करेक्ट बात है ये। यथाकृतिक प्रक्षेप और दिगंशीय प्रक्षेप है। बेलनाकार प्रक्षेप हमेशा समान क्षेत्रफल वाला होता है? हमेशा समान क्षेत्रफल वाला नहीं होता। साधारण बेलनाकार प्रक्षेप जो है, सही है। बेलनाकार प्रक्षेप हमेशा समान क्षेत्रफल वाला नहीं होता है, और साधारण बेलनाकार प्रक्षेप न तो क्षेत्रफल से रखता है, नहीं आकृति से रखता है। तो ये सही है, 1 और 3 सही है। यार 1 और 3 कैसे सही होगा इसके अंदर, मेरे को समझ नहीं आ रहा। एक मिनट रुकना आप लोग। साधारण बेलनाकार प्रक्षेप, यह प्रक्षेप न तो समक्षेत्र होता है,
नहीं 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 नहीं। साधारण बेलनाकार प्रक्षेप प्रक्षेप के नाम से जाना जाता है। यह प्रक्षेप यथाकृतिक प्रक्षेप नहीं होता है। इसकी वजह से ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पर। ये यथाकृतिक तो नहीं होता है, लेकिन ये समक्षेत्र होता है बेलनाकार। देखो समक्षेत्र तो होता है, बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप तो होता है, लेकिन यथाकृतिक नहीं होता है। इसलिए यहां से इसे कट कर देना आप लोग। एक मिनट, मैं इसको यहाँ पर ऐसे कट कर देता हूँ। इसको ऐसे कट कर देते हैं ताकि ये हमारा कथन सही हो जाए। इसमें देखते हैं क्या है आगे। केवल 3 सही है, केवल 3 सही है यहाँ पर। इसको कट नहीं करते हैं, इसको रहने देते हैं ऐसे ही। क्वेश्चन को ही हम वापस से देख लेते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग करते हैं। तो साधारण बेलनाकार प्रक्षेप में तो क्षेत्रफल सही रखता है, क्षेत्रफल तो सही रखता है भाई, क्षेत्रफल तो सही रखता है और आकृति को गड़बड़ कर देता है, तो ये कथन तो गलत हो गया। पोलर जेनिथल प्रक्षेप में दिशाएं सदैव सही होती है, नहीं। बेलनाकार प्रक्षेप हमेशा समान क्षेत्रफल आता है, नहीं। मर्केटर प्रक्षेप में दिशा और आकृति दोनों सही रहती है, तो केवल 3 सही है भाई यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट 782। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेप ऐसा है जिसमें आकृति दिशा सही होती है, यथाकृतिक और दिशा होती है मर्केटर ध्रुवों की ओर क्षेत्रफल अत्यधिक बढ़ जाता है? मर्केटर प्रक्षेप, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मर्केटर प्रक्षेप में ध्रुवों की ओर क्षेत्रीय विकृति बढ़ जाती है, सही बात है, क्योंकि इस प्रक्षेप में अक्षांशों के बीच ध्रुवों की ओर घटती जाती है, नहीं, बढ़ती जाती है। तो ए सही है और आर गलत है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 84। ये देखिए भाई साहब, ये समझ लियो थे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपको पता लगाना है क्या है। जब प्रकाश स्रोत पृथ्वी के केंद्र पर रखा जाता है तो उस प्राप्त प्रक्षेप क्या कहलाता है? तीनों तरह के मैंने बताए थे, स्टीरियोग्राफिक भी बताया था, ऑर्थोग्राफिक भी बताया था, नोमोनिक भी बताया था, सरल बेलनाकार। सरल बेलनाकार तो है ही, इसको तो छोड़ो। नोमोनिक सेंटर बताया था जीसी से। ऑर्थोग्राफिक और स्टीरियोग्राफिक आप लोग बता दीजिए। स्टीरियोग्राफिक में प्रकाश का जो केंद्र होता है वो स्पर्श बिंदु के विपरीत वाले पार्ट पर होता है, दूसरी तरफ। बीच में ग्लोब है, इस तरफ लाइट है, इस तरफ स्पर्श बिंदु। और ऑर्थोग्राफिक अनंत अनंत पर होता है। सही है क्या ये? कमेंट करके बताना। वही शिकायत, कमेंट नहीं करोगे। 85 सही मिलान भाई साहब, ये सही मिलान वाला क्वेश्चन हो गया। थोड़ा छोटा हो गया, आई होप आपको ये नहीं दिख रहा, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। 85 ये यहीं पर रख देता हूँ। नोमोनिक सेंटर में, नोमोनिक में जो केंद्र प्रकाश का स्रोत होता है कहाँ पर होता है? केंद्र में। स्टीरियोग्राफिक में कहाँ पर होता है? स्टीरियोग्राफिक में होता है प्रकाश स्रोत के विपरीत ध्रुव पर। और ऑर्थोग्राफिक में कहाँ होता है? अनंत स्रोत पर। तो ए पर, पहले में ए,
दूसरे में बी और तीसरे में सी, ए बी सी। तो ए बी सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास प्रक्षेप पर। अगर आपको क्लास पसंद आई हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी। इसी तरह जो टफ यूनिट्स है ना, जो टफ टॉपिक हैं, उनके मैं एमसीक्यूज बना करके और आपके सामने यहाँ प्रेजेंट कर दूंगा, ताकि आप लोगों को एग्जाम में आगे दिक्कत ना हो। ठीक है, लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक, कमेंट, कमेंट करना मत भूलिएगा यार। कमेंट तो कर दिया करो, कमेंट नहीं करोगे ना तो इसकी रीच नहीं जाएगी, व्यूज़ नहीं आएंगे, और व्यूज़ नहीं आएंगे तो डिमोरलाइज हो जाऊंगा यार, मुझे नहीं पता है फिर। आप लोग देख लेना, मैं अपना काम करने में लग दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। जय हिंद।